Uh, Twilight in Delhi is a novel by Ahmed Ali जिसका सॉफ्ट टेक्स्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. आज हम इसका दूसरा टॉपिक अभी डिस्कस करने लगे हैं, वो है प्लॉट कंस्ट्रक्शन. मैं दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ. ये आपको नजर आ रहा होगा प्लॉट कंस्ट्रक्शन. तो हमने थोड़ा सा अभी स्टार्ट में बात की थी कि हमें प्लॉट कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफ्रेंसिएशन करनी चाहिए या हम कर सकते हैं. वैसे तो कई तरह से सवाल का स्टार्ट लिया जा सकता है. वो ये होगी कि हम स्टोरी और प्लॉट को अलग करें कि स्टोरी क्या है और फिर प्लॉट क्या है. यहाँ पे आप एरिस्टोटल का रेफरेंस दे सकते हैं. क्रिटिसिज्म में आपने उनकी पोइटिक्स बुक्स पढ़ी होगी. पोइटिक्स जो बुक है कि प्लॉट क्या है, और उसको अगर आपको डेफिनेशन कुछ याद है प्लॉट की तो वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं. However, roughly we can say the plot is the arrangement of the events. और हर ऑथर की अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स जो है वो अलग होती है. और प्लॉट को की जो कंस्ट्रक्शन है ये किसी भी आर्टिस्ट की क्वालिटी है. इवन स्टोरी तख्लीक करने से भी ज़्यादा एरिस्टोटल जैसे को या कुछ और आथर्स ने का ख्याल है कि बुनियादी स्टोरी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ आर्टिस्ट ये है कि वो प्लॉट कैसे तख्लीक करता है. क्योंकि जैसे आप कहानी सुनाते हैं किसी को, कौन सा वाक़या आप पहले सुनाएंगे, कौन सा दरमियान में रखेंगे और कौन से चंद वाक़यात हैं वो आप सबसे आखिर में सुनाएंगे, ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी से रीडर की साइकोलॉजी पे असर पड़ेगा. अगर प्लॉट वीक हो, लूज हो या उसकी अरेंजमेंट वाइजली ना हो तो वो एक डिफरेंट इफेक्ट्स जो आप चाहते हैं वो वाला इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा. इसी वजह से शेक्सपियर की कहानियों के बारे में कहा जाता है कि वो कहानियां तो पहले से मौजूद थीं. बहुत सी ऐसी कहानियां जो शेक्सपियर ने तख्लीक नहीं की हैं, बल्कि उसकी क्वालिटी ये थी कि उसने उन्हीं कहानियों को जब दोबारा लिखा तो प्लॉट जो है वो खूबसूरत तख्लीक किया. या हमारे यहाँ भी आप कह सकते हैं कि जो कुछ ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं जो जिन पे बार बार डिफरेंट प्लॉट लिखे गए हैं, जैसे कि हीर रांझा, ससी पुन्नू या इस तरह की जो हमारी लेजेंड स्टोरीज हैं, इन पे कई बार मूवीज़ बनी हैं और कई बार डिफरेंट कहानियाँ लिखी गई हैं. तो हर बार जो कहानी लिखी जाती है उसका प्लॉट दूसरी कहानी से मुख्तलिफ होता है. कहानी तो सेम होती है लेकिन उनमें जो फ़र्क आ जाता है वो प्लॉट की वजह से आता है. चलें इसको अब रीड कर लेते हैं. प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉवल अहमद अली's ट्वाइलाइट इन दिल्ली is a well knit and brilliantly constructed novel. इसी वजह से वर्ल्ड फेमस हुआ, इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया. और पोस्ट कॉलोनियल लेवल पे अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है. इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नॉवल था जो कि कॉलोनियल कंट्री का एक्सपीरियंस जो है कॉलोनियल पर्सन ने ही शेयर किया है. सो वॉइस ऑफ द कॉलोनाइज्ड है ये, क्योंकि हमारे बारे में बाहर से तो काफ़ी नावल लिखे गए, जैसे पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर का नावल है. इट इज़ अबाउट इंडिया. लेकिन हम उसे कह सकते हैं कि वो एक ऐसा नुक्ता नज़र है जो कि बाहर से कोई देख रहा हो, हमें अंदर से किसी ने अपने बारे में बताया हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. काइंडली अभी किसी एक दो बच्चों के शायद माइक ऑन है तो म्यूट कर दें. It consists of the 4 parts and every part has the chapters which gave additional meaning to the course of the events.
اسکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, اس کو آپ, میں اس کو ریڈ بھی کر رہا ہوں ساتھ. The plot is constructed in a particular style, کی سٹائل میں, in the act of narration. ایک تھرڈ پرسن کی نریشن ہے جس میں واقعات ایسے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کو ایک ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. So every character is in descriptive or in evaluating style, which gives additional significance and the beauty to the plot. کہ آتھر اس کا تھرڈ پرسن نیریٹو دیتا ہے اور جس میں وہ واقعات کو ایویلویٹ بھی کرتا ہے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. Mostly the plot revolves around the family of the Mir Nihal. Mir Nihal is the central character of the novel. اور جو کچھ بھی میر نہال کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کے بیک گراؤنڈ میں سٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک سیولائزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آل لیول پہ ہمیں کہانی کا جو پلاٹ ہے اس کی سلیکشن ایسے ہے کہ تینوں لیول کے اوپر, پرسنل لیول کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ جیوگرافیکل لیول کے اوپر بھی اور ایک سیولائزیشن کے لیول کے اوپر بھی, سوشل لیول کے اوپر بھی, سارے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ایک زوال, ایک ڈکے, ایک ٹوائلائٹ نظر آتا ہے. شہر بھی ڈے بائی ڈے پہلے سے برا اور پھر بدترین ہوتا جا رہا ہے. سیولائزیشن بھی ڈکے کا شکار ہے اور اس کا مین کریکٹر بھی ڈے بائی ڈے وہ ڈکے آ رہا ہے. اس کی فزیکل اسٹرینتھ میں بھی ڈکے آ رہا ہے, اس کی مینٹل اسٹرینتھ میں بھی, اور گریجولی ہم ایٹ دا ویری اینڈ اس کو پیرالسس ہو جاتا ہے, which is very significant as far as symbols are concerned. سمبلزم کو ہم ڈیفینیٹلی الگ سے دیکھیں گے. تو پلاٹ کا جو مین سینٹر یعنی سیولائزیشن سے سٹی اور پھر سٹی کا بھی جو سینٹر ہے وہ ہے میر نہال کی پرسنالٹی. So revolves around the Mir Nihals, representing on symbolic level the Muslim class present in the past life. The novelist Ahmed Ali relates a person's tale in this novel that in the end looks alienated and apart from the surroundings, and all this happens only through his outdated attitude in the present condition. Ahmed Ali has utilized his events of the story to construct an organic whole in the shape of the plot of the novel Twilight in Delhi. اور یہاں پہ آپ غور رکھیے گا کہ جب آرگینک ہول ہم کہتے ہیں تو آپ میں جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کیمسٹری کا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ زندہ چیزیں آرگینک کہلاتی ہیں. یعنی ان آرگینک اور آرگینک میں ہم دو قسم کے ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آرگینک جن میں کاربن لازمی ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ صرف ان ایلیمنٹس میں, ان مٹیریل سے جن میں کاربن لازمی طور پہ شامل ہوگا, ویسے میٹر سے زندہ چیزیں تخلیق پائی ہیں. ان آرگینک میں زندگی نہیں ہے. تو آرگینک ہول کا مطلب ہے کہ ایک مکمل ایک زندہ چیز کی طرح, جس کے جیسے ایک زندہ جانور ہے یا ایک انسان ہے, تو اس کے پاؤں بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا سر, اور بازو, ناخن, بال, جسم کا ہر حصہ. کسی کو بھی چوٹ لگتی ہے تو وہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک آرگینک ہول ہیں. تو اس کا پلاٹ بھی اسی طرح سے ایک آرگینک ہول ہے کیونکہ اس میں جو مائنر کریکٹر ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کا بھی اپنا ایک رول ہے, کردار ہے اس فل پلاٹ کنسٹرکشن کے اندر.
This thing tells us about his expertise in the field of the novel writing or fiction writing as such. The novel under reference has basically been designed by the writer to give us a rich glimpse of the Indian Muslim society along with its customs, tradition and the ways. डेफिनेटली ये नॉवल मुस्लिम सोसाइटी के बारे में है, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनकी चीज़ों के बारे में है। ये मुकम्मल तौर पे हम नहीं कह सकते, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस पे ये हो सकता है कि इसने इस नॉवल में पूरी तरह से एक इंडियन मुआशरा नहीं पेंट किया इसे। This novel copies only the one section of Indian society, which is a Muslim world, Muslim section, Muslim civilization. वहाँ पे सिख भी थे, वहाँ हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, लेकिन वो या अंग्रेज भी थे, लेकिन हमें उस टाइम में ये सारे दूसरी अदर सिविलाइजेशंस हैं या अदर कल्चर्स हैं, वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो अहमद अली पे कुछ क्रिटिक्स इसको नेगेटिव भी देखते हैं और वो कहते हैं कि ये फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं है, लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ भी है। एक अदर वे से देखें तो स्ट्रेंथ इस तरह से है कि इसने एक ही सेक्शन लिया है जो, और उसको फिर डिटेल से उसके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस, उनके माइंड्स और वो कैसे देख रहे हैं इस जवाल की कंडीशन को, बिकॉज मुस्लिम्स वर द रूलर्स वंस। तो हमें उनकी साइकोलॉजी को अगर समझना है तो फिर ट्वाइलाइट इन दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट नावल होगा कि जब एक रूलिंग क्लास जो है उसके हाथ से रूल निकल चुका है तो अब उनकी क्या कंडीशन है, क्या मसरूफियात हैं, क्या किस तरह से वो दुनिया को देखते हैं और किस तरह से वो पैरालाइटिक हो चुके हैं। खैर ये तो हम इसको अलग से कुछ मामलात में किसी और सवाल में इसको देखेंगे। The plot of the Twilight is Delhi seems purposeful in every way. There are many characters and the events only included in the novel to make the novel realistic and to give a true coloring to the Muslim Indian society as such. हाँ, इसमें रियलिज्म हमें बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, बिल्कुल रियल पोर्ट्रेट है, उस टाइम को ऑब्जेक्टिवली कैप्चर किया है इसने। फॉर एग्जांपल देखें कि कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वाक़यात जो मेन कैरेक्टर से हट के हैं, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम सिविलाइजेशन जो है उनकी कंडीशन को डिस्प्ले कर रहे हैं। For example, Nawab Bhutto is one of such characters. His character has nothing important to do with the advancement of the story. Still, he is very important for the reason that he is the representation of Nawabi culture and life. For giving complete a social picture of the Indian Muslim society, Ahmed Ali has told us in detail about Ramadan and the traditions of the Ramadan. He tells us a detail about how Eid is celebrated and including that famous classical verse used at this occasion by numberless people. काफ़ी सारी उर्दू की पोइट्री जो है वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में हमें यूज़ करते नज़र आते हैं, क्योंकि उस टाइम का ये ट्रेंड था कि बहुत से मुसलमान जो हैं वो पोइट्री की तरफ चले गए थे और ये उस टाइम का लीडिंग एक फैशन था पोइट्री लिखना, उर्दू में पोइट्री करना। अगर उस टाइम के लोगों में आप उनका आर्ट वर्क देखें तो मोस्टली तो पोइट्स हैं। ओके, ये कुछ लोग ऐड हो रहे थे तो मैंने अलाउ किया है। सो इस वर्स को भी देख लेते हैं। इट इज़ द डे ऑफ ईद माई डियर, कम लेट मी एम्ब्रेस दी, इट इज़ द कस्टम एंड बिसाइड्स देयर इज टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। Mir Nihal in his 60s has a family, a mistress named Baban Jan, from whom he gets mental and sexual level pleasures.
He has a son, Asghar, a boy in 20s, who's desperately want to marry a girl, Bilqis. यहाँ पे भी हम आप देख सकते हैं कि ये सोशल प्रॉब्लम्स किस तरह हमें नज़र आते हैं. मीर निहाल जो सेंट्रल कैरेक्टर है, सेक्सुअली हमें नज़र आता है कितना रिप्रेस्ड है, और ये सारी कंडीशन इस वजह से है क्योंकि सोशल लाइफ जो पॉलिटिकल लाइफ है, जहाँ पे पावर एक्सर्ट होती है, वो मुसलमानों से ले ली गई है. और जब आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं रह जाता, आपका जो पॉलिटिकल रोल है वो नहीं है, तो उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए तो एक्चुअली इसे आप कह लें, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ परवर्जन कि उस बब्बन जान के साथ जो उसके सेक्सुअल रिलेशंस हैं मीर निहाल के, दिस इट इज़ अ कॉल्ड, यू कैन से द परवर्जन, because you are denied the main political role. Now, who is playing the main political power or the role? Definitely British. तो मीर निहाल जैसे मुसलमान बिल्कुल साइड लाइन है, निगलेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड के अंदर. इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके पास कोई और काम नहीं है. तो ये बेराहरवी का शिकार उस वक्त इंसान होता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई पर्पस ना हो, कोई बड़ा काम करने का पर्पस ना हो. ये मेंटल कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है. A boy who desperately wants to marry a girl, Bilqis. अब और उसका बेटा असगर है, तो उसकी भी जिंदगी का जो प्राइम जो मोटिव है, जो प्राइम पर्पस ऑफ लाइफ है, वो बिल्किस से बस किसी तरीके से उसने शादी करनी है. ये भी परवर्जन है. उस टाइम के मुसलमान नौजवानों में आपको नजर आता है कि वो स्टेट के लिए तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे नहीं सकेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने वो रोल ले लिया हुआ है, वो छीन लिया हुआ है. और तालीम में भी मुसलमान कोई नुमाया काम नहीं कर रहे हैं, और हिंदू काफ़ी पढ़े लिखे थे कंपैरेटिवली टू मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान तो इंग्लिश से और साइंस से नफरत करते थे. उस टाइम का एक एटीट्यूड था, आज भी काफ़ी हद तक पाया जाता है. इसी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने वो मुसलमानों को इस कैफियत से निकालने की कोशिश की है. ये बिल्कुल वही कैफियत है जहाँ पे वो गिर पड़े थे. अगर हमें सर सैयद के रोल को समझना है तो भी ये बहुत हेल्पफुल है. ये नॉवल हमें वो कंडीशन बता रहा है जिसके बाद सर सैयद की हमें ज़रूरत नज़र आती है कि जहाँ पे मुसलमान मीर निहाल की तरह एट द वेरी एंड एक पैरालाइटिक कंडीशन में बिल्कुल इन एक्शन. पहले तो जो एक्शन है वो बिल्कुल ही परवर्टेड है, वो उनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो उस तरफ जाते हैं और ज़िंदगी को एक मकसद देने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर चूंकि उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है. और असगर क्या चाहता है जिंदगी का, उसका प्राइम पर्पस क्या है कि शादी करे किसी तरीके से बिल्किस के साथ. हिज मैरिज टेक्स प्लेस आफ्टर ह्यूज अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम मीर निहाल साइड. In the background of these events, Ahmed Ali has portrayed a graphic picture of historical moment of the violence and tyranny in this novel, and also the pathetic condition of the Delhi on a big canvas. और साथ साथ पर्सनल लाइफ में आप देखते हैं कि मीर निहाल अल्टीमेटली बहुत अपोजिशन करता है कि असगर की शादी जो है वो इस तरह से ना हो, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का जो एलीट क्लास थी वो बिल्कुल लोअर क्लासेस के साथ मिंगल नहीं होती थी. और बिल्किस किसी हद तक लोअर क्लास से बिलोंग करती है, और मीर निहाल या उनकी फैमिली उससे पहले एक ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली थी. उसकी बिलाखिर वो पोजीशन छोड़ देता है क्योंकि हर चीज़ उसके हाथ से निकल रही है, कोई भी डिसीजन अब वो नहीं कर पाता है. ये उसकी नाकामी है, ग्रेजुअली उसने डिस्ट्रॉय होना है. उसके साथ साथ ये तो पर्सनल लाइफ के साथ साथ सिटी के बैकग्राउंड में हिस्ट्री को भी साथ साथ चलाया है आथर ने. और दिल्ली की जो पैथेटिक कंडीशन है
اس کو سیو کیا ہے. The marriage of Askar is caught in a fiasco and the relations weaken day by day, and after Bilqis' death the whole scenario changes. اور اسکر کے کریکٹر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شادی تو کر لیتا ہے لیکن فائنلی اس کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے. اس کی زندگی کا یہ جو پرپس، جب یہ فارم پرپس بناتے ہیں، ایک ایسے عارضی پرپس بناتے ہیں، تو وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. وہ Asghar thinks himself responsible for her death, but Bilqis' younger sister Zora again turns Asghar to the beauty of life. Zora, a young girl full of charming and alluring beauty, fascinates him to marry her, but finally nothing happens according to his desires. تو کسی کی بھی ڈیزائر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کوئی ویٹنگ روم میں تو نہیں ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیزائرز جو مسلم یوتھ ہے، اصغر مسلم یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اب ان کے پرپسز کیا ہیں. ان کی زندگی میں ہیپینس نہیں ہے، اور یہ جو ہم نے فارمڈ ریالٹیز بنا لی ہیں ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل اور سوشل اور ایجوکیشنل اور ریسرچ اور اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ اپنی ہیپینس جو ہیں وہ کسی اور الٹرنیٹ ہیپینس کی سرچ کرتے ہیں، جس میں الٹیمیٹلی ان کو ناکامی ہوتی ہے. In the end, we see Nihal as a paralyzed man who has faced many hard blows from the fate, like death of Baban Jan, death of his pigeons. بالکل ببن جان کی طرح pigeons بھی ایک پرورژن ہے. pigeon flying کیا ہے کہ ایک ایسا ٹائم پاس ہے جس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ نیگلیکٹڈ اور ریجیکٹڈ سوشل کلاس بن چکے ہیں. اس غم کو بھلانے کے لیے pigeon flying, ببن جان، یہ ساری چیزیں ہیں. And the end of the rule, all pathetic. His wife Begum Nihal, who has spent her life honestly and devotedly, is unable to retain happiness in Nihal's life. In the background, the plot of the novel advances through the story of the freedom struggle of the people of the India and the Indian Muslims. اس کے بیک گراؤنڈ میں انڈین مسلمس کی فریڈم کی اسٹرگل، 1987 کی میوٹنی یا جو بھی ریبیلیس ایکٹ تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں اس کے واقعات کی باز کش سنائی دیتی ہے. We read about the fall of the Delhi and about the fateful time for the Jamia Masjid, Delhi, as well as for the Muslim of the Delhi. We read about the fires, burning petrol depot and the royal canopy at Delhi Darbar before it was held. We read about rallies, processions, agitation, marches and strikes. We read about the non-cooperative movement. یہ بھی ہمیں نظر، یہ سارے واقعات اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. So we see the advancement of the struggle for the freedom going in the background of the story of the novel, but the thing is so well knit into the texture of the plot that we are ready to take it as an integral part of the main story. یعنی جو پرسنل لائف ہے اور اس میں جو سوشل اور پولیٹیکل انسیڈنٹ ان دا بیک گراؤنڈ میں ہمیں وہ پینٹ کرتا نظر آتا ہے کہانی کے ساتھ، تو کہیں بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بالکل الگ ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل کہانی کا لازمی جز ہیں. The story, which started from the first section, shows every character attitude and ordinary view about life. Whatever be the criticism, the plot on the whole is a compact. Even the smallest details promote the action, produce the necessary atmosphere, and fulfill the purpose of the novel. The concentration on the main theme is well maintained to achieve the desired purpose. All the strings are gathered at the end to give the final touch.
Thus, the plot construction in The Twilight in Delhi is nothing but remarkable. There can be arguments that the plot has some drawbacks at the loose ends, but it was never. अच्छा, मेरे पास मैसेज नज़र आ रहा है शायद आपको भी कि दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स. कोई बात नहीं, तो हम इसमें बस रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट. All the things are gathered at the end to give the final touch. Thus, the plot construction in Twilight in Delhi is nothing but remarkable. There can be argument that the plot has some drawbacks or loose ends, but it was never easy to pack a rapidly changing culture in limited pages. And Ahmed Ali's realistic technique in describing the actual condition is not only brilliant, but also shows his precision in every way. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये नॉवल का जो प्लॉट है इस पे एतराज़ात तो चले हो सकते हैं. जैसे मैंने एक ऑब्जेक्शन आपको बताया भी था कि फुल सोशल लाइफ को पेंट नहीं करता है और कहीं कहीं पे कुछ इरेलेवेंट हमें इंसिडेंट फील होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसको खैर नेगेटिवली क्रिटिसाइज, अभी आप इस लेवल पे नहीं है कि नेगेटिवली इसको क्रिटिसाइज कर सकें, इतने बड़े क्रिटिक नहीं हम. तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बहुत कॉम्पैक्ट प्लॉट है, ऑर्गेनिक होल है. ऑल इंसिडेंट्स जो हैं वे सारे जो मेन थीम है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और प्लॉट के जो स्टार्ट है, जो बिगिनिंग है प्रॉपर, एक मिडल है और एक बाकायदा एंड है. और हर मीर निहाल को अगर हम देखें तो उसके साथ होने वाले हर वाक़या और उसके बैकग्राउंड में जो सोशल इंसिडेंट्स हैं, और फिर मुस्लिम जो सोसाइटी है एज ए होल हर लेवल के ऊपर हमें नज़र आता है. वो डिके और ये फॉल, एक जवाल हमें नज़र आता है. एक ट्वाइलाइट टाइम है, और बड़ा खूबसूरत टाइटल दिया है ट्वाइलाइट इन दिल्ली. दिस इज द ट्वाइलाइट टाइम फॉर द मुस्लिम कल्चर्स, बेसिकली मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन इंडिया, जिसको अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे ख़त्म कर दिया. और मेन जो है वो पावर अब उनके पास है, सोसाइटी में वो किरदार अदा कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस वो ले रहे हैं. तो मुसलमान साइड लाइन हो चुके हैं. तो मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है, या मीर निहाल और अस्कर यूथ की, और मीर निहाल एक मेन जो